इस हफ्ते देश और दुनिया में कई बड़ी खबरें हुई, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए ड्रोन हमलों की। इस वारदात ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। सभी सिक्योरिटी एजेंसीज इस मामले की जांच में जुट गई हैं। वो इस वारदात की तह तक जाएंगी और ये पता लगाएंगी कि आखिर ये हमला कैसे हुआ और आइंदा इस तरह के हमलों का तोड़ क्या होना चाहिए। आदाब, मैं हूं आतिर खान और इस हफ्ते की देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। जम्मू में हुए ड्रोन हमले ने खड़ी की नई चुनौती। उइगर कत्लेआम पर पाकिस्तान कारोबारी ने उठाए सवाल, इमरान बोले सब ठीक है। अफगानिस्तान से नेटो फौजों की वापसी, क्या तालिबान करेंगे हुकूमत? सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मुआवजे को लेकर सरकार पर रखी जिम्मेदारी। यूं तो ड्रोन्स हमने शादी ब्याह और खेल तमाशों में उड़ते देखे हैं। ड्रोन्स को और कई अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन फिल्म शूटिंग के लिए। लेकिन पिछले हफ्ते जम्मू में सरहद से 14 किलोमीटर अंदर ड्रोन्स ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया। इसमें 2 जवान जख्मी हो गए। अब सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात की जांच में जुट गई हैं कि यह हमला ड्रोन से हुआ या फिर UAV यानी बिना पायलट के विमान से। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि यह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आखिर आया कहां से, क्योंकि ड्रोन्स 14 किलोमीटर लंबी उड़ान नहीं भर सकते। लेकिन पिछले 6 दिनों में 13 जगहों पर ड्रोन्स देखे गए। जम्मू के अलावा कालूचक, कुंजवानी, अरनिया, सुंजवान, सतवारी में भी ड्रोन्स देखे गए। सरहद पर UAV का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। 2 मुल्कों के दरमियान जंगों में भी UAVs का इस्तेमाल होता है। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान की जंग में UAVs का भरपूर इस्तेमाल किया। उसके पास काफ़ी बड़े UAVs हैं जो असला और बारूद के साथ निशाने पर जाते हैं। जम्मू के हवाई बेस पर होने वाला ड्रोन हमला पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। वैसे सरहद के उस पार से पाकिस्तान ड्रोन्स का इस्तेमाल पंजाब और कश्मीर में राइफल्स, असला, ड्रग्स और पैसे पहुंचाने के लिए कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने जम्मू ड्रोन्स हमलों में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन ज़्यादातर टेररिस्ट हमलों के तार पाकिस्तान से ही जुड़े मिलते हैं। ये बात भी समझ में आती है कि पाकिस्तान UAV से हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह का हमला अगर UAV से हुआ है तो इसे जंग के ऐलान की तरह देखा जाएगा। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस बात का जायज़ा ले रही हैं कि ड्रोन्स को ऑपरेट करने की कवायद किस जगह से की गई थी, इन ड्रोन्स को कहां तैयार किया गया। जम्मू और कश्मीर में पिछले 6 दिनों में 13 ड्रोन्स देखे गए। साफ है, आने वाले वक्त में ड्रोन्स का इस तरह से इस्तेमाल बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक भी बुलाई थी और अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इस नई चुनौती से निपटने का प्लान जल्द तैयार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान अब चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म और ज़ातियों के मामले में बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने सारी शर्म ताक पर रखकर उइगर के कत्लेआम के मामले में चीन का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि शिंगजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही है। पाकिस्तान चीन के वर्जन को स्वीकार करता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने पर इमरान खान वहां के एक पत्रकार से बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी मीडिया उइगरों से संबंधित जो भी बातें बताती है, हालात उसके एकदम उलट है। लेकिन हकीकत यह है कि शिंगजियांग में कुल आबादी 2.5 करोड़ है। उइगर मुसलमानों की आबादी 38% है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि तकरीबन 250 पाकिस्तानी लोगों की उइगर बीवियों को चीन ने कैदी बना लिया है। उन्होंने ना तो अपनी बीवियों और ना ही बच्चों से मिलने दिया जा रहा है। हद तो यह है कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनकी बीवी और बच्चे किस कैंप में हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस मामले को उठाया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तानी लीडरान इस पर मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। चीन की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम है कि उसने शिंगजियांग के तकरीबन 10 लाख उइगर मुसलमानों को कैंपों में नज़रबंद रखा है।
जहां मुसलमानों को उनके मजहब से दूर रखने के लिए उनकी नए सिरे से तरबियत दी जा रही है। पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी चौधरी जावेद अता की उइगर बीवी है, उनको भी कैंप में कैद रखा गया है। उनका कहना है कि चीनी हुक्काम कैंपों को स्कूल बताते हैं जबकि असल में वो जेल हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर हॉलैंड में पैगंबर साहब के कार्टून के खिलाफ जल्द से जुलूस हो सकते हैं तो शिंजियांग में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म पर पाकिस्तान में आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती। वेस्टर्न मुल्कों और यूरोप के कई मुल्कों ने चीन के खिलाफ पाबंदियां लगा रखी हैं। हिंदुस्तान ने भी जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ कई बार आवाज़ उठाई है। हिरासती कैंपों में ज़्यादती, ज़बरदस्ती, मशक्क़त और उइगर औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है। इंग्लैंड के उइगर मुसलमानों के साथ चीनी बर्ताव के बारे में कहना है कि उइगर मुसलमानों पर जुल्म हमारे दौर की बदतरीन इंसानी हरकत है और आलमी बिरादरी उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कहकर अपना दामन बचा लेता है कि ये चीन का अंदरूनी मामला है, मगर दुनिया की नज़र में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान को चीन से बड़ा माली फ़ायदा हो रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अफगानिस्तान में अमन कायम किए बगैर अमेरिका और नेटो मुल्कों की फ़ौजें वापस जा रही हैं। वो इस साल सितंबर तक वहाँ से पूरी तरह चली जाएंगी। जर्मनी की फ़ौजें तो वापस भी चली गई। उनके जाने की आहट सुनते ही अफगानिस्तान में धमाके शुरू हो गए। पिछले हफ्ते जुम्मे को अफगान सूबे लोहार के इलाके पोले आलम में कार बम के धमाके में 24 लोग मारे गए थे और 110 जख्मी हो गए थे, जिनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे। इसके अलावा तालिबान और अफगानिस्तान की फ़ौजों के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं, जिनमें लोग बराबर मारे जा रहे हैं और तालिबान अफगानिस्तान में खून खराबा करके एक बार फिर हुकूमत की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी कहते हैं कि उनकी फ़ौज मुकम्मल तौर पर बागियों से निपटने की ताकत रखती है। लेकिन बहुत से लोगों को डर है कि अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस के जाने के बाद अमन कायम नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान भी एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए, क्योंकि हमारे कई प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान की तरक्की के लिए चलाए जा रहे हैं। कोरोना से मरने वालों के कुनबे को इमदाद मिलनी चाहिए और इसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तय करे कि कितनी इमदाद मिलनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है और ये भी कहा है कि इस पर 6 हफ्ते के अंदर फैसला कर लिया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में अब तक लगभग 4 लाख लोग कोरोना से मर चुके हैं। इसमें बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने मासूम बच्चों को इस दुनिया में बेसहारा छोड़ गए। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। कुछ औरतें ऐसी हैं जो नौकरी और मेहनत मजदूरी के लायक नहीं हैं। उनके शौहर या जवान बेटे उन्हें अकेला छोड़ गए। ऐसे हालात में सरकार को उनके बारे में सोचना है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। अदालत ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और ख़ास हिदायत दी है कि मुआवजे की रकम हर पहलू को सामने रखते हुए तय की जाए। इस सिलसिले में अपील में 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का मुआवजा देने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि सरकार ने इस बार वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। अब सरकार को इस फैसले की रोशनी में बजट बढ़ाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अदालत का कहना था कि इमदाद कितनी हो इस मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंसानियत को सामने रखकर किया गया है, क्योंकि जो परेशान है उसे अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए सहारा मिलना ही चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो भाईचारे की बेजोड़ मिसाल है। बिहार की राजधानी पटना से 66 किलोमीटर दूर नालंदा और गया ज़िले की सीमा पर गांव मांडी बसा हुआ है। यहाँ एक 200 साल पुरानी मस्जिद है। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस गांव में एक भी मुसलमान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मस्जिद में 5 वक्त की अजान हो रही है। दरअसल इस मस्जिद की हिफाजत, मरम्मत और देखभाल गांव के हिंदू परिवार करते हैं। हिंदू भाई ईद आने से पहले मस्जिद में रंग रोगन भी करवाते हैं। पहले इस गांव का नाम मंडी हुआ करता था, बाद में लोग इसे मांडी के नाम से बुलाने लगे। यहाँ की मिट्टी की सौंधी महक और लोगों की खासियत कुछ ऐसी है
जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। किसी दौर में यहाँ के मुस्लिम परिवार कई कारणों से दूसरे शहरों में जा बसे। उनके पीछे ये मस्जिद वीरान हो गई, इसलिए हिंदुओं ने अपना फर्ज को निभाया। यहाँ के हिंदू भाइयों को इस्लाम के जितने तौर तरीके मालूम हैं, उस हिसाब से वो मस्जिद की देखभाल करते हैं। जाहिर है कि यहाँ के हिंदू भाइयों को अजान देने का तरीका नहीं आता, इसलिए वो पेन ड्राइव में रिकॉर्डेड अजान की रिकॉर्डिंग की मदद से पाँचों वक्त की अजान चलाते हैं। मस्जिद के सामने एक मज़ार भी है जिस पर लोग चादर चढ़ाते हैं। आज ये मस्जिद और मज़ार गांव की धरोहर बन चुकी है। यही वजह है कि इस गांव में आज भी इंसानियत जिंदा है। पता ही नहीं चलता कि इस गांव में मुसलमानों की आबादी नहीं है। इस मस्जिद का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। तब मस्जिद की तामीर बिहार शरीफ स्थित सदर आलम स्कूल के निदेशक खालिद आलम के दादा बद्र आलम ने करवाई थी। ये मिसाल इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के आपसी रिश्ते इतने मजबूत हैं कि उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। इस हफ्ते दुनिया जहान में इतना ही। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे।